गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को CPT ये जो मैथ्स का फाउंडेशन कोर्स है उसमें मैं आपको कराने जा रहा हूँ मैथमेटिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे अप्रॉक्स 10 to 12 क्वेश्चंस आते हैं। दैट इज कॉल्ड कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट एंड टाइम वैल्यू ऑफ मनी यानी MT। तो कुछ फॉर्मूले मैं लिखूंगा और उन फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको कराएंगे जिससे आपको बहुत जल्दी रिवाइज हो जाए और इन शॉर्ट in a single video within a hour you take 10 out of 10 questions of time value of money। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है सिंपली PRT अपॉन 100 है। कई जगह इसी PRT अपॉन 100 को I इज इक्वल टू R अपॉन 100 में करके आपको PIT में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट आपको ये फॉर्मूला याद रखना है जो आपको पहले से याद है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाई 100 यानी कि PIT। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा इसी सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आता है आपका अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस SI। दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ अमाउंट की अमाउंट हमेशा प्रिंसिपल प्लस SI होता है। तो आपका अमाउंट का जो फॉर्मूला बन जाएगा P ब्रैकेट में 1 प्लस RT बाई 100। दिस इज सिंपल इंटरेस्ट। आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपका जो अमाउंट चल रहा है वो सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। अगर यहाँ पे ये चीज़ों को मैं चेंज करता हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट में, मैं डेफिनेशन पे नहीं आता हूँ कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है बिकॉज आपका एग्जाम आने वाला है, आपको मालूम है। तो CI का जो फॉर्मूला होगा P ब्रैकेट, P के बाद ब्रैकेट ओपन करिएगा 1 प्लस R बाई 100 की पावर n माइनस 1। ये सिंपल CI का फॉर्मूला है। यहाँ पे मैंने 1 लिखा हुआ है। P ब्रैकेट बिग है 1 प्लस R बाई 100 की पावर n माइनस 1। इसके बाद CI में ही आपको अमाउंट यानी यहाँ भी अमाउंट आपको फाइंड करना था, यहाँ भी अमाउंट फाइंड करना है। तो आपको क्वेश्चन में लिखा होगा कंपाउंडेड इंटरेस्ट अलाउ है। क्वेश्चंस में सर्च करिएगा आपको कंपाउंडेड इंटरेस्ट अलाउ मिलेगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 100 की पावर n। ये था ईयरली। ईयरली मीन्स आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा होगा वो पर एनम लग रहा होगा। क्वेश्चन में से लिखा रहेगा पर एनम देयर आर 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम या ईयरली। बट अगर कहीं उसमें लिखा हो सेमी एनुअली, सेमी एनुअली या हाफ ईयरली, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज है। या तो हाफ ईयरली लिखा होगा या क्वार्टरली लिखा होगा तो उससे आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मोड है वो चेंज हो जाता है। यहां मैं मोड की बात कर रहा हूं। दीज आर मोड्स। मोड्स का मतलब या तो हाफ ईयरली होगा या क्वार्टरली होगा या ईयरली होगा, ठीक है, या फिर मंथली होगा। इस तरह आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस तरीके से आपको मिल जाएगा आपको उसी के अकॉर्डिंग चीजें सेट करनी होंगी। यहाँ पे आपको हाफ ईयरली मोड मिल रहा है यानी m की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो अगर आपको 3 इयर्स बोल रहे हैं तो 3 इयर्स का मतलब जो आप फॉर्मूला लगाएंगे वो आ जाएगा A ब्रैकेट P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 200 की पावर 2n। यानी आप अपनी तरफ से कुछ हाफ और डबल मत करिएगा, एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा दीजिएगा हाफ ईयरली वाला। हाफ ईयरली में 2n और 2 हो जाएगा। इसी तरह आप जब ईयरली का क्वार्टरली लगाएंगे तो 1 प्लस R बाई 100 की पावर 4n हो जाएगा, यहाँ 400 P। और फिर जब आप मंथली का करेंगे, मंथली क्वेश्चन में लिखा होगा कि मंथली इंटरेस्ट फॉलो हो रहा है तो आप लिखेंगे P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 1200 की पावर 12। दीज आर सम नेसेसरी फॉर्मूलाज। अगर आपको CI और SI का डिफरेंस नहीं देता है, भले वो आपसे CI पूछ रहा हो, तो पहले आप अमाउंट निकालिएगा, तब अमाउंट में क्या करेंगे प्रिंसिपल को माइनस करके सॉल्व करिएगा, ठीक है। डायरेक्ट SI का फॉर्मूला मत लगाइएगा बिकॉज डायरेक्ट SI का जब फॉर्मूला आप लगाते हो तो इसमें ये -1 का कंफ्यूजन हो जाएगा और फॉर्मूला गलत हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूं 3 राइट 1/2 इयर्स, चलो बताओ, और सेमी एनुअली बोल देता हूं 10% सेमी एनुअली है, तो इसका मतलब है 10% पर एनम सेमी एनुअली। यहां पर कंसीडर करिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% है, जो बहुत सिंपल आपको क्लियर है, वो सेमी एनुअली हो रहा है। यानी जो मोड बदल गया है आपका दैट इज कॉल्ड m इज इक्वल टू 2 यानी हाफ ईयरली मोड आ गया ना। तो ये 2 यानी हाफ ईयरली मोड में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, यहाँ ये फॉर्मूला लगेगा। तो आ जाएगा आपका आंसर अमाउंट इज इक्वल टू P ब्रैकेट में 1 प्लस R बाई 200
की पावर 2n। अब n कितना है आपका, 3 राइट 1/2 ईयर्स, इट मींस 7/2 ईयर्स। तो p ब्रैकेट में 1 प्लस r बाई 200 7/2 इंटू 2 कैंसिल कर दो, तो आपका जो प्रोसेस हो गया दिस इज 7। ये आपको सिंपल फॉर्मूले हैं जो मैंने रिवाइज कराया। इसके बाद कभी कभी आपसे वर्ड पूछ लेते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो स्क्रैप वैल्यू दरअसल होता है जब भी कभी क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू लिखा हो या डेप्रिसिएशन लिखा हो तो वो हमेशा कंपाउंडेड डेप्रिसिएशन या कंपाउंडेड ही आपको स्क्रैप वैल्यू फाइंड करने को कहते हैं। स्क्रैप वैल्यू मतलब आपको जो भी अमाउंट दिया जा रहा है उसकी वैल्यू धीरे धीरे डेप्रिशिएट हो रही है यानी कम हो रही है। तो यहाँ पर हम फॉर्मूले नए नहीं बनाते हैं, डेप्रिसिएशन और स्क्रैप वैल्यू के अंडर जो फॉर्मूला आता है वहां पे रेट जो होगा वो निगेटिव हो जाता है। तो फॉर्मूला आ जाएगा अंडर डेप्रिसिएशन में रेट ऑफ इंटरेस्ट तो आपका वैसे ही रहेगा अमाउंट इज इक्वल टू पी ब्रैकेट 1 माइनस आर बाई 100 की पावर n। और अगर अमाउंट का एक दूसरा नाम लिख देते हैं हम लोग स्क्रैप वैल्यू, यानी कि चीज उसकी वैल्यू कम हो रही है, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है उसकी वैल्यू कम हो रही है, कोई भी चीज है उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम हो रही है तो उसका रेट दिया जाएगा किस रेट ऑफ इंटरेस्ट से वो लेस हो रही, दैट इज कॉल्ड स्क्रैप वैल्यू यानी p 1 माइनस r बाई 100 की पावर n। यहाँ n आपके नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं। इसके बाद ये फॉर्मूला लिख लीजिए, फिर आपको मैं बताता हूँ कुछ एन्युटी से रिलेटेड फॉर्मूला, आफ्टर दैट मैं क्वेश्चंस कराता हूँ। एन्युटी से रिलेटेड फॉर्मूला, एन्युटी क्या चीज है उससे पहले हम आपको डिस्कस करते हैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, सपोज करिए मैंने आपको बोला 0 से 1 ईयर है, ठीक है, आपने कहा 0 to 1 ईयर है और हमारा जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो है 10% पर एनम और पे कर रही है बैंक आपको पेबल एट क्वार्टरली। तो इसका ये मतलब हो रहा है अगर आपको 100 रुपीज है, इस पे जो इंटरेस्ट लगना चाहिए 1 ईयर का वो 10 रुपीज लगना चाहिए बिकॉज 10% पर एनम है। बट बैंक कह रही है मैं आपको 10% पर एनम पेबल नहीं करूंगा। कॉन्सेप्ट तो 10% पर एनम का है लेकिन हम पेबल कैसे करेंगे, क्वार्टरली पे करेंगे और अंडर सीआई, हमेशा सीआई होगा तभी बात बनेगी इसमें। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के अंडर हम देंगे दैट इज। तो मुझे बताइए कि कौन सी चीज इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बताइए अगर मैं 10% पर एनम पेबल एट क्वार्टरली कर रहा हूं। तो यहाँ पे जब भी कभी आपको कैपिटल ई यानी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना हो तो आप समझ जाइए ना आपको प्रिंसिपल की जरूरत है ना अमाउंट की जरूरत है। एक सिंपल सा रेट का कैलकुलेशन है जो पूरी तरह से डिपेंड है आपके फॉर्मूले के कंपाउंडेड पे, r अपॉन m इंटू 100 कर लो, ठीक है, पावर m माइनस 1। या तो ये फॉर्मूला लिख लो, परसेंटेज के लिए आप 100 से इंटू कर सकते हैं, अदरवाइज 100 से मल्टीप्लाई कर दो। या फिर आप ये लिख सकते हो, दोनों फॉर्मूले हैं 1 प्लस आई अपॉन m। अब i आप समझ गए r बाई 100 को लिख दिया। यहाँ m क्या होता है, m वो मोड होता है जो बैंक आपको पे करने को कह रही है। उसने प्रॉमिस तो किया 10% पर एनम का, लेकिन प्रॉमिस कंप्लीट कैसे कर रही है, क्वार्टरली। तो आपने यहाँ पे m को 4 रख दोगे, पावर m माइनस 1, सिंप्लीफाई कर लो और 100% से मल्टीप्लाई कर दो। सिंपल तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर i क्या है आपको वेल नोन है, i इज इक्वल टू होता है r बाई 100। कैलकुलेटर से डिवाइड करके लिख लेना पहले कि i कितना है, 10 दिया तो 10 बाई 100 कर दो, दैट इज कॉल्ड i इज इक्वल टू 0.10। ये लिखिएगा, ठीक है। r अपॉन 100 यहाँ मत लिख देना कि 10 है, 10 अपॉन समथिंग। m तो आपका मोड होता है, मोड नॉर्मली आपको क्वार्टरली, ईयरली या मंथली कुछ भी मिल सकता है। तो यहाँ क्वार्टरली है तो m की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। अच्छा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या है, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट ये है कि आपको मैंने कंपाउंडेड किया तो फर्स्ट क्वार्टर में आपने जो इंटरेस्ट लिया इसका 2.5 लिया है, फिर यहाँ पे 2.5 लोगे तो यहाँ कुछ प्रिंसिपल इंक्रीज हो जाएगा। अभी 100 है, फिर 2.5 इंटरेस्ट जुड़ करके सेकेंड केस के लिए ये 1025 हो जाएगा। क्या प्रिंसिपल, ये आपको मालूम है कि अमाउंट यहाँ पर जब कैलकुलेट होगा तो क्वार्टर कंप्लीट होने के बाद
उस प्रिंसिपल में अमाउंट ऐड हो जाता है, उस प्रिंसिपल में इंटरेस्ट ऐड हो जाएगा। अब ये यहाँ पे होगा, इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा, तो इस तरह करके ये 4 टाइम्स होगा। तो जो अमाउंट आपको 110 मिलना चाहिए था वो यहाँ पे कितना मिलेगा, 112.85 है, जो भी आपका कैलकुलेशन आ रहा हो। मैं कैलकुलेशन पे नहीं जा रहा हूँ अभी, सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। आपको अलग 4 एक मोड में दे रहा है, यानी वो 4 टाइम इंटरेस्ट दे रहा है। तो आप चाहते हो कि 4 टाइम इंटरेस्ट ना दे करके मुझे एक ही टाइम इंटरेस्ट बताओ सही से, तो आपने कहा कि दैट इज कॉल्ड, जो सही से इंटरेस्ट हो सकता है इसके इक्विवेलेंट वो होता है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में अगर इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखा है, ये फॉर्मूला लगा देना। एम की वैल्यू आपको मालूम होगी, क्वार्टरली, ईयरली या हाफ ईयरली, ठीक है। अगर वो एग्जाम में टफ बनाते हैं, वो लिख देते हैं 3 मंथली, तो भी डरने की जरूरत नहीं है। एक क्वार्टर तो 3 मंथली होगा या 4 मंथली लिख देता है। तो 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होंगे, तो m आपका हो जाएगा 12/4, दैट इज कॉल्ड 3। तो m की वैल्यू कितनी रखोगे, 3। तो ये ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे, तो अगर 4 मंथली पे कर रहा है तो वहां 3 से डिवाइड कर देना। बस इतना ही आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला है। प्लीज इसको लर्न कर लो, बहुत इजी क्वेश्चन आएगा इससे रिलेटेड। आपको सिंप्लीफाई करने का आंसर मिल जाएगा, 100 से लास्ट में मल्टीप्लाई करना। कैलकुलेटर से ही आप आंसर निकाल सकते हो। सबसे पहले आई फाइंड करो, आई को m से डिवाइड करो, +1 करो, सपोज करो जो भी आ जाए 1.086 आ गया। पावर कितनी है, 3 या 5, 4 दी हुई है, आप इसको 4 टाइम्स करिए और -1 करिए, वही आपका आंसर आ जाएगा। कुछ नहीं करना है, यानी m से पहले i निकालिए, i को m से डिवाइड करिए, डिवाइड के बाद 1 ऐड कर दीजिए, उतनी पावर सिंप्लीफाई करिए, -1 करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चंस इसके आते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एन्युटी पे। एन्युटी क्या चीज है, एन्युटी का मतलब होता है कि जो भी हम इंटरेस्ट या प्रिंसिपल या कोई एक रिसिप्ट या कोई प्रिंसिपल छोटा सा भी अमाउंट किसी को पे करते हैं डेफिनेट टाइम इंटरवल पर, और डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद डेफिनेट अमाउंट देना, यानी कि अमाउंट को यहाँ पे एक छोटा सा मनी पैकेट समझ सकते हो। सपोज करो 100 रुपीज मैं पर 3 मंथ के बाद किसी को दे रहा हूं। आफ्टर 3 मंथ ईच 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ ईच, यानी जब भी 3 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं मैं 100 रुपीज किसी को दे देता हूं। तो ये 3 मंथ आपका कंटिन्यू चल रहा है। तो इन दिस वे जब मैं पे कर रहा हूं तो इसको हम लोग कहेंगे एन्युटी। और किसी से अगर मैं ले रहा हूं 100 रुपीज पर मंथ आफ्टर 3 मंथ, तो भी ये जो 100 रुपीज है, दिस स्मॉल अमाउंट, दिस अमाउंट इज कॉल्ड एन्युटी। और ये जुड़ करके यहां पर जाके हो जाएगा 400, अगर एक और लेता हूं तो 500। और चूंकि ये पैसा डिपॉजिट हो रहा है तो इस पे कुछ इंटरेस्ट मिलना चाहिए, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट के साथ साथ ये अमाउंट भी ऐड होगा, तब दोनों मिलकर के क्या बन जाएंगे आपके अमाउंट। और अमाउंट यानी कि जो बैंक में आपने डिपॉजिट कर रखा है, तो उसको बोलते हैं हम लोग फ्यूचर वैल्यू। फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू दरअसल कुछ नहीं है, वो अमाउंट और प्रिंसिपल के ही नाम है। आप देखिए क्वेश्चन, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + r/100 की पावर n। ये क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, फॉर्मूला है। इसमें अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वो मनी होता है जो हमको थोड़े समय बाद इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। प्रिंसिपल वो अमाउंट पैसे होते हैं, वो रुपीज होते हैं जिसमें कोई इंटरेस्ट ऐड नहीं होता। तो अगर मैं किसी को 1000 रुपीज देता हूं और उस पर कुछ इंटरेस्ट लगा देता हूं आफ्टर 3 मंथ, तो यहां जो पैसा मिलेगा दैट इज कॉल्ड, कब मिलेगा, आफ्टर 3 मंथ मिल रहा है ना। तो इसी को कभी कभी हम लोग बोल देते हैं फ्यूचर वैल्यू। और आप एन्युटी में कंफ्यूज हो जाते हैं। एन्युटी में फ्यूचर वैल्यू का कुछ खास काम नहीं, इसको अमाउंट भी बोला जा सकता है, और प्रेजेंट वैल्यू को प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू हो जाएगा और ये आपका प्रेजेंट वैल्यू। तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट 1 + r/100 पावर n। इसको याद कर लेना। ये कब लगता है, ये तब आता है जब आपके पास सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा हो
बट आपने मनी केवल एक बार दिया, मनी डिपॉजिटेड ओनली वन टाइम। इसको खास ध्यान रखना, मनी डिपॉजिटेड ओनली वन टाइम, तब आप फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर आप मनी बार बार डिपॉजिट कर रहे हो तब ये फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कभी नहीं होगा, कभी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि यू आर डिपॉजिटेड 3000 पर ईयर या 5000 पर ईयर फॉर लास्ट 10 ईयर्स, ठीक है, तब क्या आएगा, तब आपका फॉर्मूला बनेगा फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू, जो आप पर ईयर दे रहे हो ना एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पे, उसके लिए एक नाम यूज किया गया है, दैट इज कॉल्ड एन्युटी। और फॉर्मूला जो लग जाएगा वो हो जाएगा 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 अपॉन आई। सिंपल ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला भी हम बाद में लिखेंगे, बट ये समझ लीजिए अगर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और उसमें आपसे ये नहीं बोल रहा है कि वो बार बार पैसा डिपॉजिट कर रहा है, तो ये फॉर्मूला लगेगा बिकॉज मनी डिपॉजिट ओनली वन टाइम एज लाइक अ फिक्स डिपॉजिट। फिक्स कर दिया तो क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना, क्योंकि फ्यूचर वैल्यू वो आपसे पूछ रहा है, एक तरह से वो अमाउंट पूछ रहा है। इस तरह आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया एनपी के कुछ फॉर्मूले लिख दिए हैं 4, और ये 4 फॉर्मूले आपको क्वेश्चन में हेल्प करेंगे। यहाँ पर आप जो भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, जो रुपीस डिपॉजिट करते हैं, वो एक डेफिनेट इंटरवल पे डिपॉजिट करेंगे। अगर आपको फर्स्ट रिसिप्ट या फर्स्ट डिपॉजिट एट वंस करना होता है, सपोज करो आपने 3 दिसंबर को कोई मनी लोन लिया है और आपको उसका पहला इंस्टॉलमेंट या पहला रिटर्न जो करना है, जो आपको वापस करना है, वो आप करते हो सेम डे या एट वंस। तब आपको फॉर्मूला जो लगाना है वो प्रीमियम या इंश्योरेंस, यानी अगर आपको सेम डे नहीं करना है, सॉरी सेम डे इधर आ जाएगा, यहाँ पे आपको एट वंस नहीं करना होता है, आफ्टर द पीरियड कंप्लीट होने के बाद करना होता है। अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है तो उसकी पहले इंस्टॉलमेंट आप थोड़े समय बाद पे करते हो, तुरंत नहीं देते हो। तो क्वेश्चन में इंस्टॉलमेंट या लोन अमाउंट का वर्ड इंट्रोड्यूस हो जाए तो आप ड्यू का इमीडिएट यानी रेगुलर एन्युटी का केस लगा देंगे। दिस इज रेगुलर एन्युटी, रेगुलर एन्युटी का केस लगेगा यहाँ पे। बट अगर आप एट वंस पे करते हो, सपोज करो आप अपना इंश्योरेंस लेते हो, किसी गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हो, या फ्यूचर कोई प्लान कर रहे हो कि मुझे आफ्टर 20 इयर्स 10 लाख रुपीस चाहिए और मैं कैसे डिपॉजिट करूं, तो एट वंस आप सेम डे जब से आप प्लान करना स्टार्ट करते हो, आप जाके पैसे को डिपॉजिट करते हो। डिपॉजिट यानी आप अपनी जेब से 10K पे करते हो बैंक में जाकर के। आपको मिला कुछ नहीं है, तब भी आपने डिपॉजिट करना स्टार्ट कर दिया है, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। या इंश्योरेंस सेक्टर में जाते हैं या फ्यूचर डिपॉजिट फॉर एनी प्लानिंग, तब आप क्या लगाते हैं, ड्यू का केस लगाते हैं, ठीक है, या इमीडिएट बोलते हैं इसको, यहां लिख देता हूं, इमीडिएट एन्युटी बोलते हैं। और आप देख रहे हो दोनों केस में आपको पैसा डिपॉजिट करना है एक डेफिनेट टाइम इंटरवल पे, और ये आपका आ जाता है रेगुलर एन्युटी। फिर आपको बता रहा हूं हेल्प कौन करेगा आपके क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, कुछ नहीं है, घर से फॉर्मूले याद करके जाइए। जब भी आप प्रैक्टिस करिए फॉर्मूले अच्छे से याद कर लीजिए, 4 फॉर्मूले हैं, इसके अलावा कोई फॉर्मूला नहीं है। अगर आपसे फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, फ्यूचर वैल्यू मींस कि सपोज करो मैंने आपको बता दिया कि मैं 10,000 पर मंथ कोई प्रीमियम पे कर रहा हूं या पर ईयर कोई इंस्टॉलमेंट पे कर रहा हूं और 10,000 रुपीज दे रहा हूं, मुझे ऐसा 10 ईयर्स तक करना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरा 5% है, यानी मैं 10K पे कर रहा हूं किसी कंपनी को, पर ईयर दे रहा हूं और नंबर ऑफ 10 ईयर्स तक दूंगा, और मेरे पास जो रेट है यानी आई है 0.75% है। तो ये मुझे बताइए कि मेरी फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, यानी कि टोटल आफ्टर 10 ईयर्स मैं उस कंपनी को कितना पे कर चुका होऊंगा, दैट इज कॉल्ड इंस्टॉलमेंट, क्योंकि मैं पे कर रहा हूं, मैं डिपॉजिट नहीं कर रहा हूं, मैं पे कर रहा हूं।
और लोन अमाउंट का मतलब होता है जब आप कभी किसी कंपनी से लोन लेते हैं तो आपको ये पता होता है कि आप लोन से ज़्यादा पैसा पे करते हो। जब लोन से ज़्यादा पैसा पे करते हैं तब आपके केस में आता है लोन अमाउंट, यानी यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू बोलेंगे उसको। ऐसे केसेस में अक्सर आपसे एन्युटी पूछा जाता है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। मेनली आपके ये दो फॉर्मूले ज़्यादा यूज होते हैं, या फिर इस तरह का प्रेजेंट वैल्यू। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन में कह देगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये लिखा है एन्युटी 1 प्लस आई की पावर n माइनस 1 माइनस 1। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर 1 प्लस आई की पावर 1 रहता है, यानी इसको बस इतने से इंटू कर देना 1 प्लस आई से। इसमें क्या होगा, जो भी नंबर ऑफ ईयर्स होते हैं, अगर सपोज करो आपने 10 ईयर्स की प्लानिंग की है, सपोज करिए, तो आप यहीं पे पैसा पे कर दोगे। प्लानिंग स्टार्ट किया, पैसा पे कर दिया, क्यों? क्योंकि मुझे फ्यूचर में चाहिए, और 10 ईयर्स यहाँ कंप्लीट होते हैं, तो जो 10th इंस्टॉलमेंट आपने दी है वो 9th ईयर पे ही पे कर दी है। यानी आपने यहाँ 10K दिया, फिर ऐसा करते करते आपने कई बार कर दिया, और 9th में भी 10K कर दिया। तो अगर काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 और 10 आप इतने में ही पे कर चुके हो। लेकिन अभी 10 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुए, 10 ईयर्स यहाँ पे कंप्लीट होंगे। तो जो ये 1 ईयर का गैप होता है ना, इसको फिल करने के लिए हम 1 प्लस आई की पावर 1 प्लस आई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दिस इज सिंपल फॉर्मूले। अभी हम लोग इसके क्वेश्चंस करते हैं जिससे आपको एकदम क्लियर हो जाए, ठीक है? चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसके, बहुत स्पीड से करते हैं, ठीक है? मैं नोट कर दे रहा हूँ इसको। और आपको एक चीज बता दूं, कुछ क्वेश्चंस में आपको यहाँ पर सिंकिंग फंड का क्वेश्चन मिलता है, तो सिंकिंग फंड में आपको कुछ घबराने की जरूरत नहीं है। आप सेम फॉर्मूला लगा दीजिएगा, यानी यहाँ पे जो सिंकिंग फंड अमाउंट होता है वही आपका प्रेजेंट वैल्यू होता है। इस चीज को रिमेंबर करेंगे तो फॉर्मूले में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस सिंकिंग फंड आप लगाइए और फॉर्मूला सेम रहेगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा सिंकिंग फंड, ठीक है? मैं लिख भी देता हूँ आप लोगों के लिए। और वैसे तो सिंकिंग फंड वो अमाउंट होता है जब आप टेन्योर कंप्लीट होने से पहले अपने अमाउंट को निकालना चाहते हैं, जो कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में डिपॉजिट करते हैं या प्रीमियम सेक्टर में जिसका प्रीमियम पे करते हैं, तब आपको जो अमाउंट समय से पहले चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड सिंकिंग फंड। चलिए अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, इसी से रिलेटेड है आपके लिए। Ram deposited rupees 4800 in a bank. After 4 years, it became rupees 6000 at a certain rate of CI. Ram ने 4800 rupees बैंक में डिपॉजिट कर दिया। After 4 year, he got 6000 rupees under CI. ठीक है, यहाँ पर CI आपका फॉर्मूला चल रहा था। 4800 उसने डिपॉजिट किया, आफ्टर 4 ईयर उसे 6000 रुपीज मिल जाता है। क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं व्हाट विल बी हिज अमाउंट इन द बैंक आफ्टर 12 ईयर्स। आफ्टर 12 ईयर्स यानी ये फिर 4 ईयर्स पे आ जाओ और फिर 4 ईयर्स पे आ जाओ, बट यहाँ पर उसे अमाउंट चाहिए आफ्टर 12 ईयर्स। लेकिन चूंकि सीआई फॉलो हो रहा है तो हमें ये इजीली सॉल्व नहीं हो सकता। तो सीआई फॉलो है तो पहले हम क्या निकालेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्योंकि जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा हमारा क्वेश्चन आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं लिखूंगा अमाउंट इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की पावर एन। हमें नंबर ऑफ ईयर्स भी मालूम है, हमारे पास दोनों चीजें हैं। तो अमाउंट मैं लिख देता हूँ 6000 इक्वल टू 4 बाय 4000 ब्रैकेट 1 प्लस आर बाय 100 की पावर 4 ईयर्स। ठीक है, अब क्या करोगे आप 0 0 कैंसिल कर दो, जो बहुत इजी होता है। तो 6/4 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 4। क्लियर? सिक्स बाई 4 को मैं लिख सकता हूँ 1.5 इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 4। अब प्रॉब्लम ये है कि हम 1.5 की पावर 4 कैसे सॉल्व करें, क्योंकि ऑप्शन में अगर r दिया होता तब तो इजी था। तो हम सॉल्व नहीं करते हैं, ध्यान रखिएगा।
इसको हम यहीं पे स्टॉप करेंगे, सॉल्व नहीं करेंगे। 1 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, सॉल्व नहीं करना है। फिर से क्वेश्चन पे आते हैं। अमाउंट आपको फाइंड करना है। अब आपने डिपॉजिट 4800 ही किया है, बट अब की आपके नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं? यस, वेरी गुड, 12 है। तो आप एक चीज देखो, 1 प्लस आर बाई 100 है, यहां पावर 12 है। अगर इस 4 को मैं 3 से इंटू कर दूं, यानी इस पूरे की पावर को मैं 3 ले लूं, यहां पे भी 3 ले लूं, तो कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी है, क्योंकि ये हमेशा इसके मल्टीपल में क्वेश्चंस आते हैं, याद रखिएगा। तो ये 1 प्लस आर बाई 100 की पावर 12 हो जाएगा, क्योंकि पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं, ये इंडिसेस में आपको मालूम है। ऐसे अगर होगा तो a की पावर mn हो जाएगा, ठीक है, दिस वे। तो यहां पर आपका आ जाएगा, वैल्यू रख दो 4800 इंटू 1.5 की पावर 3। आप इसको मल्टीप्लाई करिए, 1.5 की पावर 3 का क्यूब रूट फाइंड आउट कर लीजिए और उसको सिंप्लीफाई करके आंसर लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। जरा सॉल्व करिए। 2.25 इंटू 4800 को 1.5 से कर देते हैं, ठीक है, यानी 3/2 से। 2400 और 7200 इंटू 225/100। आप कैलकुलेटर से करेंगे, एग्जाम में इजी रहेगा। तो 72 और 225। कैलकुलेटर से इसको कर लीजिए। 2.25 इंटू 2400 इंटू दिस वन। मैंने कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत कर दिया, 2400 आ जाएगा, इसका आएगा 600। इसमें ऐड कर देता हूँ। दिस इज योर आंसर, ठीक है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिर कुछ क्वेश्चंस कल मैं आपको करा दूंगा, वो क्वेश्चंस लेके आता हूँ, फिर इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। करीब 20 क्वेश्चंस कराएंगे आपको विद इन 30 मिनट्स, और उन 20 क्वेश्चंस में आपके अप्रॉक्स मान के चलिए हो सकता है 5 to 6 क्वेश्चंस आ जाएं। तो कल की क्लास मत मिस करिएगा। थैंक यू।